दोस्तों WWE में कुछ रेसलर्स इतना नाम और पैसा कंपनी के लिए बना देते हैं कि एक टाइम पे आके कंपनी ही उनके दम पे चलने लगती है और धीरे धीरे करके पावर्स भी उनके हाथ में आने लगती है। और जब पावर आती है तो कई बार सुपरस्टार्स उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने यहाँ गलत पावर्स का इस्तेमाल किया कि नहीं ये तो आप लोग बताओगे, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 मूवमेंट्स जहाँ पे रेसलर्स ने किया अपनी पावर का इस्तेमाल। नंबर 10, रोमन रेंस गॉट द टेबल स्पॉट। जब 2020 में नाया जैक्स और लाना के बीच में एक स्टोरी लाइन चल रही थी, उस स्टोरी लाइन में नाया जैक्स लाना को हर शो के अंदर टेबल के ऊपर पटक रही थी और ये पार्ट उनकी स्टोरी का मेन स्पॉट बन गया था। लोगों को भी वेट रहता था कि अब नाया जैक्स आएंगी और लाना को टेबल पे पटकेंगी। इसी चीज को सर्वाइवर सीरीज में भी नाया जैक्स करने वाली थी, लेकिन तब रोमन रेंस उस स्पॉट को कैंसिल करवा देते हैं क्योंकि रोमन रेंस को अपने मैच के अंदर मैकिंटायर को टेबल पे पटकना था। रोमन का कहना था कि एक ही शो पे लगातार 2 बार टेबल्स का इस्तेमाल होगा तो दूसरी बार का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर रोमन रेंस तो बैक स्टेज पावर का इस्तेमाल करके उस स्पॉट को ले लेते हैं, लेकिन ये चीज सुनकर नाया जैक्स खुश नहीं थी। नाया जैक्स और रोमन रेंस के बीच में इस चीज को लेकर काफी देर तक बैक स्टेज में बहस होती है, लेकिन रोमन रेंस की बैक स्टेज पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए स्पॉट तो वो ही लेके जाते हैं और नाया जैक्स को ऐसा फील होता है कि उनकी स्टोरी लाइन खराब कर दी गई। नंबर 9, जॉन सीना रिफ्यूज टू ड्रॉप टाइटल। दोस्तों आप लोगों ने WWE के अंदर जैक स्वैगर नाम के बंदे का नाम तो सुना होगा। जैक स्वैगर आखिरी विनर थे मनी इन द बैंक के जो रेसलमेनिया में हुआ करता था। जैक स्वैगर के अंदर WWE नेक्स्ट बिग स्टार का पोटेंशियल देख रही थी। उनको वो लोग कई बार कर्ट एंगल के साथ में कंपेयर भी किया करते थे। तब जैक स्वैगर को एक बड़ा पुश देने के लिए WWE उनका कैश इन प्लान करती है जॉन सीना के ऊपर, जो उस टाइम पे WWE चैंपियन थे। दोनों बंदों के बीच में एक राइवलरी बनाने का WWE ट्राई करती है, लेकिन जॉन सीना दोस्तों उस चीज के लिए मना कर देते हैं और फिर जैक स्वैगर रॉ पे कैश इन को टीज तो करते हैं, लेकिन फाइनली फिर उनको क्रिस जेरिको के ऊपर ही कैश इन करना पड़ता है। सीना ने कभी भी इस मुद्दे के ऊपर डायरेक्टली बात नहीं की है, लेकिन जॉन सीना का हमेशा यही कहना होता था कि वो टैलेंट को कभी बरी नहीं करते, वो बरी करते हैं मीडियोक्रिटी को, यानी लोगों को जो उनको चैंपियन मटेरियल नहीं लगते। तो शायद जैक स्वैगर में भी वो पोटेंशियल नहीं देख रहे थे। बाकी जैक स्वैगर तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनके भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे WWE में। नंबर 8, जॉन सीना रिफ्यूज एलेक्स राइली पुश। दोस्तों जब मिज और एलेक्स राइली की दोस्ती दुश्मनी में बदलती है और एलेक्स राइली को एक हीरो बनता देख सारी जनता उनके पीछे खड़ी होती है, उस टाइम पे एलेक्स राइली का एक अलग ही फैन बेस बन चुका था। एलेक्स राइली के पास लुक्स थे, मूव्स थे और करिश्मा उनको मिल रहा था और वो नेक्स्ट बिग स्टार WWE में बन सकते थे। विंस मैकमैन भी लगातार उनको पुश दे रहे थे और एलेक्स राइली भी खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन फिर एक बार दोस्तों बैक स्टेज जॉन सीना एलेक्स राइली के मजे ले रहे होते हैं। लॉकर रूम के अंदर कई रेसलर्स के सामने उनको रोस्ट करने लगते हैं, लेकिन उनके जोक्स पे सब हंसते हैं, लेकिन एलेक्स राइली वहाँ पे हंसते नजर नहीं आते। एलेक्स राइली का वहाँ ईगो हर्ट हो गया तो वो बोलते हैं मेरे को जोक पसंद नहीं आया, लेकिन ये बोल के उन्होंने WWE के टॉप स्टार का ईगो हर्ट कर दिया था। दोनों बंदों की एकदम से फिर WWE में बातचीत ही बंद हो जाती है, एक दूसरे को वो आंखों में आंखें डाल के देखते भी नहीं थे। लेकिन दोस्तों जॉन सीना उस टाइम पे WWE के वन ऑफ द मेन स्टार थे और विंस मैकमैन उस टाइम पे उनकी ही बात सुना करते थे। एकदम से पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे करके एलेक्स राइली WWE से ही गायब होने लगते हैं और कभी भी फिर अपने करियर में वापस टेक ऑफ नहीं कर पाते। एलेक्स राइली भी कई बार ये चीज बोल चुके हैं कि जॉन सीना की वजह से ही उनका सारा पुश रुक गया था। हालांकि वो NXT में फिर कमेंट्री करते हुए भी हमें दिखते हैं, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 7, होगन रिफ्यूज टू डू अ मैच। जब दोस्तों हल्क होगन और शॉन माइकल्स के बीच में एक बड़ी राइवलरी को सेट किया जाता है। आइकन वर्सेस आइकन की थीम पे 2 मैचेस को प्लान किया गया था, जहां एक मैच समर स्लैम के अंदर होना था जिसको हल्क होगन जीतते और फिर एक केज मैच होता जिसको शॉन माइकल्स जीतते। हल्क होगन समर स्लैम वाले मैच को तो तब हाँ कर देते हैं, लेकिन समर स्लैम आते आते वो दूसरे मैच के लिए मना कर देते हैं। स्टोरी लाइन के अंदर हल्क होगन ही फेस थे और स्टोरी लाइन ऐसी जगह जा चुकी थी कि हल्क होगन को ही समर स्लैम वाला मैच जिताना था। दूसरी तरफ उन्होंने शॉन माइकल्स के साथ में केज मैच के लिए मना कर दिया था कि उनकी बॉडी इतना नहीं ले पाएगी। ये सब देख के शॉन माइकल्स समझ गए थे कि फिर से हल्क होगन यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हैं और वो शॉन माइकल्स से हारना नहीं चाहते, इसलिए वो ये सारी कहानियां बना रहे हैं। दोनों के बीच में फिर समर स्लैम में मैच होता है जहाँ पे शॉन माइकल्स ओवरसेल करने लगते हैं। हल्क होगन के हर एक मूव को उन्होंने बिल्कुल ही मजाक बना दिया था और पूरे मैच में वो जम के हल्क होगन के मजे ही ले रहे थे, जो चीज हल्क होगन को भी एक लेसन दे के जाती है। नंबर 6, हल्क होगन सजेस्ट टू विन टाइटल। दोस्तों बैक स्टेज पावर की ये स्टोरी हल्क होगन की हकीकत सबके सामने लाके रख देती है। जब रेसलमेनिया 9 में ब्रेट हार्ट और योकोजुना के बीच में मैच सेट था, यहाँ पे बेबी फेस ब्रेट हार्ट थे और हील कैरेक्टर योकोजुना, जो कि इस मैच को जीत के ब्रेट हार्ट से टाइटल को लेने वाले थे। जब हल्क होगन को ये चीज पता चलती है, वो सीधा विंस मैकमैन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और विंस को समझाते हैं कि रेसलमेनिया साल का मेन शो है, यहाँ पे तो आपको बेबी फेस सुपरस्टार को ही जितवाना चाहिए और शो को एक अच्छी हैप्पी एंडिंग देनी चाहिए। फिर बंदा लिटरली ब्रेट को जिताने का आइडिया पिच नहीं
नहीं करता, बल्कि ये पिच करता है कि आप ब्रैट को तो योकोजुना से ही हरवाना, और उसके बाद वो एकदम से एंट्री लेंगे और फिर से एक मैच होगा योकोजुना के साथ, फिर हल्क होगन टाइटल को जीत जाएंगे। फिर क्या था, हल्क होगन के प्रेशर में विंस मैकमैन इस आइडिया के लिए हाँ कर देते हैं और हल्क होगन अपनी पावर का इस्तेमाल करके रेसलमेनिया 9 की एंडिंग को ही बदल देते हैं। नंबर 5, ओर्टन रिफ्यूज कोफी किंगस्टन पुश। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये 3 शब्द कोफी किंगस्टन को जिंदगी भर याद रहेंगे। ऐसा कुछ उस मूवमेंट पे रैंडी ओर्टन ने उनके साथ कर दिया था। 2009 के टाइम पे जॉन सीना और रैंडी ओर्टन का फ्यूड बार बार देख के लोग बोर हो गए थे और अब फैंस को कुछ नया चाहिए था, और तब कोफी किंगस्टन एक अच्छे बेबी फेस की तरह इमर्ज हो रहे थे। लेकिन फिर जब उनका एक मैच रैंडी ओर्टन के साथ होता है तो उस मैच के दौरान कोफी किंगस्टन फिनिश भूल जाते हैं। उनको वहाँ पे एक पंट किक खानी थी, लेकिन वो जमीन पे क्लूलेस पड़े थे। ओर्टन के लिए भी वहाँ पे पंट किक से फिनिश करना जरूरी था, लेकिन कोफी किंगस्टन तो पोजीशन में आ ही नहीं रहे थे। तब ओर्टन उनको रियल का आरक्यू रख के मारते हैं और स्टूपिड बोलते हैं। ओर्टन इस चीज से इतना गुस्सा होते हैं कि वो सीधा जाके विंस मैकमैन को कंप्लेन करते हैं और कोफी किंगस्टन का सारा पुश छोड़िए उनका पूरा करियर ही डिरेल करके मानते हैं। 10 साल बाद जब कोफी किंगस्टन वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तब भी WWE उस स्टोरी लाइन को एक बार यूज जरूर करती है। नंबर 4, ओर्टन स्क्रूड मिस्टर कैनेडी। चलिए, कोफी किंगस्टन का तो ओर्टन ने सिर्फ पुश ही रोका था, लेकिन मिस्टर कैनेडी के साथ तो ओर्टन और बुरा करते हैं। जब मिस्टर कैनेडी एक मैच के दौरान ओर्टन को हिप टॉस करते हैं, लेकिन उनकी लैंडिंग सही नहीं हो पाती। ओर्टन सीधा अपने शोल्डर्स पे गिरते हैं और गुस्सा तो आप देख ही सकते हो। ओर्टन को उस टाइम पे शोल्डर इंजरीज काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस टाइम पे वो कंपनी के टॉप स्टार थे और इंजरीज को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वही मिस्टर कैनेडी को भी काफी लोगों ने कई बार क्वेश्चन किया था कि वो बहुत ज्यादा स्टिफ रेसलर है, यानी उनके मूव्स की वजह से किसी न किसी को इंजरी हो ही जाती है। हालांकि उस पॉइंट के ऊपर कैनेडी भी अपना पॉइंट रखते हैं कि भाई ओर्टन ने ज्यादा ही जंप ले ली थी, इस वजह से वो अपने शोल्डर्स पे लैंड हुए थे। लेकिन WWE के टॉप स्टार होने की वजह से विंस मैकमैन तो रैंडी ओर्टन की ही बात मानते हैं। इवन जॉन सीना उस टाइम पे आग में घी डालने का काम भी करते हैं और रैंडी ओर्टन के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इस सब के चलते मिस्टर कैनेडी का तो पत्ता ही WWE से कट जाता है और उनको तुरंत WWE रिलीज कर देती है। नंबर 3, जॉन सीना स्क्रू नेक्सस। वही दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर लगातार जॉन सीना का नाम सुनने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनकी कोई नेगेटिव मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जॉन सीना, रैंडी ओर्टन, रोमन रेंस, ये सारे बहुत बड़े नाम है रेसलिंग के, और भी काफी रेसलर्स रहे हैं। JBL जैसे रेसलर्स तो काफी ज्यादा बुली कर देते और रेसलर्स को, लेकिन दोस्तों नाम बड़ा जिसका होता है रूमर्स भी काफी ज्यादा उसके ही उठते हैं। ऐसी एक और सिचुएशन और जॉन सीना के खाते में जुड़ गई थी, जब एक नहीं, 2 नहीं, 7 बंदों से भरी एक टीम नेक्सस, उस नेक्सस की टीम का पुश जॉन सीना रोक देते हैं खुद को मैच जितवाने के चक्कर में। जब दोस्तों नेक्सस का एंगल चल रहा था टीम WWE के साथ, उस स्टोरी लाइन में एक समर स्लैम में मैच सेट होता है दोनों टीम्स का, जहाँ पे ओरिजिनल प्लान यही था कि नेक्सस उस मैच को जीतने वाली है, लेकिन फिर जॉन सीना क्वेश्चन करते हैं कि वो वहाँ पे वीक नहीं दिखना चाहते। तो फिर ये प्लान किया जाता है कि वेड बैरेट जॉन सीना को कंक्रीट पे DDT मारेंगे और उसके बाद 2 बंदे एंड में मिलके जॉन सीना को हराएंगे। फिर दोस्तों जॉन सीना फिर से मना कर देते हैं। जॉन सीना का पॉइंट ये था कि समर स्लैम है, बड़ा स्टेज है, ऐसे स्टेज पे टीम WWE को जीतना चाहिए। क्रिस जेरिको और एज, जो टीम WWE के पार्ट थे तब, वो जॉन सीना को समझाते हैं कि ये चीज नेक्सस का सारा मोमेंटम तोड़ देगा और उस मोमेंट के बाद से कोई भी उनको सीरियस नहीं लेगा, लेकिन जॉन सीना वो चीज नहीं मानते और उसी चीज की वजह से नेक्सस का मोमेंटम वहाँ पे टूट जाता है और एक अच्छी चल रही स्टोरी लाइन खराब हो जाती है। और इस चीज को तो जॉन सीना बाद में एडमिट भी करते हैं जेरिको से कि उन्होंने सच में ही उस मोमेंट पे गलत डिसीजन ले लिया था। नंबर 2, ट्रिपल एच रेन ऑफ टेरर। वही देखिए, जॉन सीना हो या रैंडी ओर्टन, इन लोगों ने तो पावर का यूज 1-2 बार बीच बीच में किया होगा, लेकिन ट्रिपल एच, WWE के दामाद ने तो WWE के अंदर अलग ही आतंक मचा दिया था। 2002 से लेके 2005 तक सिर्फ ट्रिपल एच की ही बात होती थी। 5-5 बार बंदे को उस टाइम बीइंग में वर्ल्ड टाइटल मिला, और नहीं भी उनके पास टाइटल होता था तब भी उनकी स्टोरी लाइन को मेन रखा जाता था रॉ पे। 2003 में स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच की मैरिज हुई थी, तो आप लोग समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा था। ट्रिपल एच ने उस टाइम पे बहुत सारे सुपरस्टार्स का पुश डैमेज किया था और अपनी पूरी पावर का फायदा उठाया था। बुकर टी के साथ में जब उनका काला गोरा एंगल चला, तब बुकर टी को जीतना ही जीतना चाहिए था रेसलमेनिया 19 में, लेकिन तब भी ट्रिपल एच बैकस्टेज पावर का इस्तेमाल करके बुकर टी को हरवा देते हैं और उनके करियर का सारा ही पुश खत्म कर देते हैं। उस मोमेंट को तो WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बड़ी मूवमेंट भी माना जाता है। RVD का भी मोमेंटम ट्रिपल एच की टाइटल रेंज की वजह से खराब हुआ था, और अगर आपको पता नहीं हो तो केन का तो पूरा कैरेक्टर ही ट्रिपल एच के चलते हुए खराब हुआ था। जब मास्क वर्सेस टाइटल का एक मैच रखा जाता है, वहाँ पे भी ट्रिपल एच मैच जीत लेते हैं और केन को पहली बार अनमास्क वहीं पे किया जाता है। हालांकि तब तक केन का टैलेंट इतना बढ़ गया था कि उन्होंने वो कैरेक्टर भी पुल ऑफ कर लिया, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो शायद केन का कैरेक्टर हमें आगे दिखता ही नहीं। स्कॉट स्टाइनर के करियर को भी ट्रिपल एच ने पुश नहीं लेने दिया और गोल्डबर्ग का मोमेंटम भी खराब किया था अपनी टाइटल रेन के चलते। 1032 डेज की इस रेन ऑफ टेरर में ट्रिपल एच 606 दिन तक तो चैंपियन ही बने
होने रहे थे और 27 टाइटल मैचेस में से उन्होंने 25 टाइटल मैचेस को वहाँ जीता था। जो उनसे उस मोमेंट पे भिड़ता था उस बंदे का पत्ता तो कट ही जाता था। नंबर 1, ट्रिपल एच रिफ्यूज स्टिंग टू विन। देखिए, टाइम के साथ लोग बदलते हैं और समझदार बनते हैं। ट्रिपल एच ने भी अपना पीक टाइम खत्म होने के बाद साइडलाइन कर लिया था खुद को, लेकिन फिर अचानक से, अब इसे आप उनकी गलती कहो या उनकी जिद, उनका नाम फिर से इन्हीं चीजों के लिए फेमस हो जाता है। जब एक हाई प्रोफाइल मैच ट्रिपल एच और स्टिंग के बीच में सेट होता है रेसलमेनिया 31 के लिए, दोनों बंदे ही अपने प्राइम में नहीं थे, लेकिन स्टिंग का उस टाइम पे डेब्यू हुआ था WWE में और स्टिंग ने आते ही कह दिया था कि वो हार भी लेंगे इस मैच को, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि वो ज्यादा टाइम तक रेसल नहीं कर सकते। वहीं ट्रिपल एच की उस टाइम अलग प्लानिंग चल रही थी और उस चीज का मोमेंटम बनाने के लिए उनको स्टिंग के साथ में मैच को जीतना था। हालांकि उस मोमेंट में 1 साल का डिफरेंस था और वो कभी भी मोमेंटम बना सकते थे और वो चाहते तो प्रोफेशनल रेसलिंग के इतने बड़े लेजेंड स्टिंग को वो उनके पहले और आखिरी मैच के अंदर जिता सकते थे। हालांकि बाद में द रॉक के साथ में रेसलमेनिया 32 में उनका मैच भी नहीं होता, क्योंकि द रॉक अपनी मूवीज के अंदर बिजी चल रहे थे और एंड मोमेंट पे रेसलमेनिया 32 में आए थे तो कोई स्टोरी लाइन बनी नहीं पाई। वही स्टिंग भी इस चीज को देख के बिल्कुल खुश नहीं थे। वो बाद में AEW में जाते हैं और वहाँ पे एक रिस्पेक्टेड तरीके से अपने करियर को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मोमेंट्स जहाँ पे रेसलर्स ने यूज करी थी अपनी पावर्स। अब कौन सही था कौन गलत, वो चॉइसेस मैंने आप पे छोड़ी और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।